तो एफआईज का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं। एफआईज तो अभी मान नहीं रहे हैं और एफआईज के डेटा में एफआईज की सेलिंग और डीआईज की बाइंग, लेकिन ये जो बाइंग पिछले 2-3 दिन से दिख रही है उसमें डीआईज की उतनी एग्रेसिव बाइंग नहीं है जितनी एफआईज की सेलिंग है। तो एक्चुअल में बाइंग कहाँ से आ रही है? ये एक्चुअल में बाइंग क्या तो ब्रोकर्स कर रहे हैं या ये एचएनआईज कर रहे हैं? रिटेल पार्टिसिपेशन जो होगा उससे उतना मार्केट तो तेज नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एचएनआईज या ब्रोकिंग इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है बाइंग। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस देख लेते हैं किस तरह का रुझान वहाँ पर है। तो ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो डाउ कल ग्रीन मार्क में बंद हुआ, शंघाई फ्लैट है, हैंसेंग फ्लैट है, निकाई पॉजिटिव साइड पर फ्लैट है, कोस्पी में करीब 1.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। टॉप गेनर्स देख लेते हैं, आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स में देखें तो पावर इंडिया करीब 11%, वॉकहार्ट फार्मा करीब 10%, कल्याण ज्वेलर आफ्टर रिजल्ट्स 10% के सर्किट पर करीब 484 रुपये के लेवल पर आ गए। काफ़ी दिन बाद कल्याण ज्वेलर में कुछ तेजी आती हुई दिखाई दी है। नवीन फ्लोरिन करीब 10% और एजीआई ग्रीन पैक करीब 7%। ये कुछ एक काउंटर्स जो कि टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो लूजिंग साइड पर हैं और टॉप लिस्ट पर चल रहे हैं। तो जिंदल स्टील आफ्टर रिजल्ट 9.5% डाउन है। वालपूल कल भी गिरा हुआ था, 6.25% आज भी गिरा हुआ है। प्राच इंडस्ट्री 5.5%, होनासा करीब 5%, सुदर्शन केमिकल करीब 5%। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर की प्रेशर पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन प्रेशर कहां पर होगा और क्यों बनेगा तो वो सभी भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट हम ऑन ए डेली बेसिस देखते हैं। तो आज की जो इम्पॉर्टेंट खबर जो अमेरिका से आ रही है उसमें है, एक तो उनकी Q4 जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम रही, 2.3% रही। हाउस होल्ड स्पेंडिंग करीब 4.2% की देखने के लिए मिली है। हालांकि कल एक समय तो डाउ और नैस्डैक दोनों गिर गए थे, लेकिन फिर उसके बाद निचले स्तरों से रिकवरी देखने के लिए मिली और डाउ जैसा कि आपने देखा कि ग्रीन मार्क में बंद हुआ, तो इस तरह का देखने के लिए मिला। वहाँ पर कुछ बिग आईटी कंपनीज के नतीजे भी थे। माइक्रोसॉफ्ट का शेयर करीब 6% गिरा, उनकी गाइडेंस जो थी वो मार्केट की उम्मीद से कम थी, लेकिन नतीजों के बाद फेसबुक यानी कि मेटा, टेस्ला और आईबीएम के शेयर में 2%, मेटा में, टेस्ला 4% और आईबीएम का शेयर करीब 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सर प्रशांत सर, हमने देखा कि जब से ये सस्ता एआई, अभी तक तो एआई की बात हो रही थी, अब सस्ते एआई की बात हो रही है। जब से ये बात शुरू हुई है, 1-2 दिन आईटी सेक्टर प्रेशर में आया, लेकिन उसके बाद इंडियन आईटी पर फोकस इसीलिए हो गया कि चाइना और इंडिया सस्ता बनाने में माहिर हैं। चाइना ने शुरुआत की है इस बार सस्ते एआई की, इंडियन कंपनीज पर भी काफ़ी उम्मीदें लग गई हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं इस स्टोरी को? आई थिंक वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से मैं लास्ट 2-3 दिन में पढ़ाई कर रहा था इसके ऊपर, डीप सीक के जो एआई चैट बॉक्स के ऊपर, बट आई थिंक ओवरऑल इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ज्यादा रिस्क नहीं है। इट इज वेरी पॉजिटिव ओनली। आई थिंक थोड़ा रिस्क होता था शायद वो जो डाटा सेंटर कंपनीज थे जैसे अनंतराज हो या कोई अदर कंपनीज जो यहाँ पे चिप्स के ऊपर ज्यादा फोकस हो, वो कंपनी में थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर आया था। बट बट आई थिंक ओवरऑल आईटी सेक्टर के हिसाब से देखिए तो मैं वेरी पॉजिटिव हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में भी बहुत प्ले करेगा। ऑब्वियसली वन हैज टू टेक केयर कि यूएस का भी स्टैंड क्या है, कि हाउ दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दी टैरिफ्स ऑन द ब्रिक्स कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। बट अभी भी वेट एंड वॉच ही है। बट टेक्निकली मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स इज वेरी पॉजिटिव। इसमें से मुझे टाटा, टीसीएस और इंफोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगली बड़ी खबर, जापान निकट भविष्य में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ऐसा बैंक ऑफ जापान के डिप्टी गवर्नर ने बोला है। और पिछले वीक में भी हमने देखा था कि उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट थी वो अपनी 0.25 से बढ़ाकर 0.5% कर दी है। सर एक तरफ जहां पर दुनिया में इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, भले ही अमेरिका में थोड़ा पॉज लगा हो, ईसीबी ने कल इंटरेस्ट रेट कट किया, अमेरिका ने भी थोड़ा बहुत रेट कट कर चुका है, वहां पर जापान थोड़ा अलग चल रहा है। ये कितना डिस्टर्ब कर सकता है फाइनेंशियल मार्केट को? सर ऑलरेडी 2 बार तो एक बार ये उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक कर ही दिया है, तो वी आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड की बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरनल इश्यूज दे आर गोइंग टू हैव ए पॉजिटिव हाइक इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो वो मार्केट्स को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। इंडिया में नॉट बी नो लार्जरली इम्पैक्ट, मुझे लगता है कि यूएस में ज्यादा प्रेशर आना चाहिए। बट आई थिंक ओवरऑल ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है आज की तारीख में। जो सेंटिमेंटली जो लग रहा है कि जो जापानीज का ईसीबी जो है सेंट्रल बैंक, that will increase their interest rates, but I don't think it will not disturb a lot because we already know कि the economic is going to have a less interest rate scenario. जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। ईसीबी ने
जो कि हम बात भी कर रहे थे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटाई हैं 0.25% और कम कर दी हैं। और अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट अब उनके यहाँ पर 2.9% हो गई हैं, पहले 3.15% थी। लगातार 5वीं बार उन्होंने अपनी जो मीटिंग हुई है, जो पॉलिसी है, उसमें इंटरेस्ट रेट कट किए हैं। और ईसीबी चेयरमैन का मानना है कि यूरोप की इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में अभी कमज़ोर रहेगी, शॉर्ट टर्म में। तो यही एक राहत भरी बात भी है, थोड़ी सी परेशानी करने वाली बात भी हो सकती है। प्रशांत सर, मैं इसको कैसे पढ़ूं? राहत देखूं कि शॉर्ट टर्म में ही परेशान करेगी यूरोप की इकोनॉमी, ज़्यादा दिक्कत नहीं और इंटरेस्ट रेट इसीलिए कट भी हो रहे हैं, या इसको इस तरह से देखें कि ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मतलब ये परेशानी बन सकती है या लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा इकोनॉमी में, शॉर्ट टर्म में सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, किस तरह से पढ़ना है सर? आई थिंक फॉर इंडियन प्रोस्पेक्टिव इट इज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। मुझे लगता है कि ज्यादा हमारा रिलेशन अभी भी यूरोप के साथ ही है, इंपोर्टिंग क्रूड एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि खुद के जो नेगेटिव ग्रोथ है इकोनॉमिक के हिसाब से, वो दे आर ट्राइंग टू पुश देयर इकोनॉमिक बाय कटिंग देयर इंटरेस्ट रेट्स, बट इनडायरेक्टली इट इज बेनिफिटिंग इंडिया ओनली ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। बट ऑब्वियसली अगर यूरोपियन कंट्रीज जो सबसे सेकंड या थर्ड इकोनॉमिक्स में आती है, मुझे लगता है कि उनको अगर तकलीफ हो रही है तो लॉन्ग टर्म में नहीं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी, बट इट विल बेनिफिट इंडियन मार्केट्स। जी, एक और इम्पॉर्टेंट खबर सर, गोल्ड फ्यूचर्स कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया और हमने देखा कि गोल्ड ने $2815 पर ऑन्स के लेवल्स को टच किया है। साल 2025 में अभी तक 6% का जंप गोल्ड की प्राइसेस में देखने के लिए मिला है। और वहीं अगर पिछले एक साल में देखें तो गोल्ड की कीमतें करीब 38% का रिटर्न दे चुकी हैं। सर, कैसे देखें, क्योंकि ज़्यादातर जो गोल्ड को लेकर प्रेडिक्शंस थी, उनके जो टारगेट्स थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। 2800 से 2850 की रेंज में ज़्यादातर गोल्ड के प्राइजेस रहने की बात थी 2025 के लिए। वो टारगेट तो शुरू पहले ही फर्स्ट मंथ में ही अचीव हो गए हैं। सर, कैसे देखेंगे अब गोल्ड कंपनीज को? देखो, गोल्ड में एक्चुअली ट्रैक नहीं करता हूँ, बट जिस तरीके से मैंने जो हेडलाइंस पढ़ी है, मुझे लगता है कि गोल्ड का टारगेट अभी भी रिवाइज हो सकते हैं पॉजिटिव में। मैं ही शायद कल कोई बड़े गोल्ड ब्रोकर के साथ बात कर रहा था, वहां पे उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 2950 या 3000 का भी टारगेट वो लेके जा रहे हैं अगले 12 महीने यहाँ से लेके। तो मुझे लगता है कि स्टिल अपसाइड इज वेरी ओपन फॉर गोल्ड मार्केट। बट जिस तरीके से ईसीबी ने इंटरेस्ट रेट कट किया, दैट हैज गिवन सम काइंड ऑफ बूस्ट टू गोल्ड मार्केट। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के लिए ट्रम्प की वजह से लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी विल बी देयर इन द मार्केट्स, एंड ऑब्वियसली गोल्ड विल टेक दैट एडवांटेज टू गो हाई। सो ओवरऑल गोल्ड इज वेरी पॉजिटिव फॉर अस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। और रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो एल&टी के रिजल्ट्स आए कल, जिसमें प्रॉफिट में करीब 14% और रेवेन्यू में करीब 17% का जंप देखने के लिए मिला। एबिटा भी करीब 8.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मार्जिन्स जो थे वो थोड़े से एस्टीमेट से कम थे। एस्टीमेट से 10.4 और 9.7% के एबिटा मार्जिन्स देखने के लिए मिले, कंपेयर टू 10.5%। सर, एल&टी कैसे इसको देखें, आज कैसे रीड करें, क्योंकि आज अच्छा चला हुआ है 4.25%। यस, आज के मार्केट में जो मतलब हीरो है वो एल&टी है। ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स निफ्टी में वही कंट्रीब्यूट कर रहा है। यस, रिजल्ट्स वर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू बी वेरी बैड। मतलब मार्केट ने बहुत लो एक्सपेक्टेशंस रखा था कि ये जो खराब रिजल्ट्स आने वाले हैं, so that will be very bad for market side, but it is surprisingly given a better than expected numbers. मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर रहा, बट जिस तरीके से ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के ऊपर पास कर दिया, that was really giving a long term visibility for investors। और मुझे लगता है कि लास्ट अब देखो, लास्ट 6 महीने में एल&टी ने कुछ परफॉर्म भी नहीं किया है, कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं किया है मार्केट्स के वॉलेटिलिटी में। तो मुझे लगता है कि दिस रिजल्ट हैज गिवन देम ए गुड पुश, जो आज 3 से 4% ऊपर पुश किया है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा बेस बन चुका है, विजिबिलिटी अच्छी हो चुकी है। मार्जिन अब देखो, लास्ट 3 क्वार्टर में देखोगे तो जब दिस इज द थर्ड क्वार्टर वेयर द मार्जिन्स आर स्लाइटली डाउन, बट अगर 1 और 2 देखते हो तो दे वर एज गुड एज द फ्लैट मार्जिन्स। मुझे लगता है कि मार्जिन वाइज वी आर बॉटम, और मुझे लगता है कि Q4 नंबर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर बुक विजिबिलिटी। और जिस तरीके से अभी बजट के बाद जो इंफ्रा के ऊपर बातें होंगी, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 15-20% ऑफ द होल इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का जो ऑर्डर बुक है, दैट विल कैरी टुवर्ड्स एल&टी एंड हिज ग्रुप कंपनीज। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव होल्ड करना चाहिए। टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 3700-3800 फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम करंट लेवल्स। बिल्कुल, प्रशांत सर की जो एनालिसिस होती है काफ़ी डीप होती है, और मैं तो मुरीद हूँ और दर्शक भी सर आपके काफ़ी मुरीद हैं। जो दर्शकों की लिस्ट आ रही है वो लगातार प्रशांत सर से क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। और मैं दर्शकों को यही बोलूँगा, थोड़ी देर रुक जाइए, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। प्रशांत सर हैं हमारे साथ, टाइम है सर के पास आज हमारे लिए।
फ्राइडे को ही मिलता है हमें 1 घंटे का टाइम। आगे बढ़ते हैं सर, जिंदल स्टील आज टॉप लूजर है। नेट प्रॉफिट इसका 50% गिर गया सर, रेवेन्यू करीब ½ % बढ़ा है, एबिटा लेकिन 23% डाउन हुआ, और एबिटा मार्जिन्स भी करीब 600 बेसिस पॉइंट गिरे हैं। सर कैसे देखें जिंदल स्टील को, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद ये काउंटर पिटा तेजी से है, और स्टील कंपनी से सर इतने अच्छे नतीजों की उम्मीद भी नहीं थी कि ज़्यादा अच्छे नतीजे देंगी। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेड था 43% का डिक्लाइन प्रॉफिट में एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने अगर 50% दे दिया है प्रॉफिट में डिक्लाइन, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? 8% जो गैप रह गया था वही काउंटर में कर दिया इन्होंने। I think yes, see, whenever a big companies like Jindal, Biocon या कोई ऐसे बड़े कंपनीज जहाँ पे 50-60% अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके अगर या वाई उसके अगर प्रॉफिटेबिलिटी है या एबिटा मार्जिन्स गिरते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो मार्केट विल इमीडिएटली पनिश देम विद 5-10%, जिस तरीके से हम लोग 8% अभी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली चार्ट वाइज या प्राइस वाइज ये थोड़ा सा ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, बट ऑब्वियसली वन हैज टू नो गो इन डेप्थ इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये 50% जो डाउनसाइड है प्रॉफिटेबिलिटी में, क्या रीजन से आया है, कोई प्लांट इनका अगर ऑपरेशनल का बंद हुआ है क्या, या कोई सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम है क्या। यू नीड टू गो विद सेगमेंट वाइज एनालिसिस, बट वी नीड टू टेक सम टाइम ऑन दैट। ठीक है, अगला काउंटर बायोकॉन सर, बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो तो देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कितने खराब रिजल्ट्स आए हैं। 89% प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने के लिए मिला और रेवेन्यू में 3.3% का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, जो ये आप नेट प्रॉफिट देख रहे हैं 753 करोड़ का, अगर इसको एडजस्टेड वैल्यू पर देखेंगे तो ये लॉस था लास्ट ईयर। तो हम कल यही बता रहे थे कि लॉस टू प्रॉफिट आ सकती है, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था, इनफैक्ट जो हमने ब्रोकरेज हाउसेस को एवरेज करके निकाला, वो करीब 71 करोड़ के प्रॉफिट का था। 81 करोड़ का प्रॉफिट आया। काउंटर देखिए 89% का प्रॉफिट डिक्लाइन होने के बाद हर कोई सोचता है कि शायद आज काउंटर तो बहुत तेजी से गिरेगा, लेकिन आज काउंटर ग्रीन में 2.5% ऊपर है और 300 बिल्कुल डेज हाई के पास ही चल रहा है। इनफैक्ट सर माफ़ कीजिएगा 370 का करीब का डे हाई है। तो यहाँ पर बायोकॉन में अच्छी तेजी बनी हुई है सर, कैसे ट्रेड करें सर? आई थिंक यू राइटली सेड, जिस तरीके से अपने को अंडरस्टैंडिंग करना है, ये इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर गो इन डीप एंड अंडरस्टैंड कि ये जो 90% लॉस है वो वन टाइम है या कुछ सेगमेंटल एडजस्टमेंट से, वो सब चीज देखना पड़ता है। अगर आपने सिर्फ नंबर्स देखे और जिस तरीके से 90% लॉस, मैंने भी सुबह देखा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये एक एक्सीडेंट फॉर द डे हो सकता है कि ये स्टॉक शायद 10% 20% नीचे आ सकता है, बट अगेन सरप्राइजली व्हेन इट इज ट्रेडिंग इन ग्रीन, तो मैं जाके फिर डिटेल में देखा तो लगा कि yes, the expectation was very much different and the result of numbers are different। तो मुझे लगता है कि जो आपने बताया कि लॉस से प्रॉफिट आने वाला है, that was the assumption what market has taken today to trade in the green। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर नंबर्स यहाँ पे सस्टेन होते हैं 375 380 के ऊपर, मुझे लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड चालू हो सकता है बायोकॉन में। जी, अगला काउंटर सर कॉनकोर, यहाँ पर नतीजे देखने के लिए मिले जहाँ पर कि रेवेन्यू में करीब, बिल्कुल रेवेन्यू तो फ्लैट था हम कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट में 11% का जंप जरूर देखने के लिए मिला, लेकिन असलियत पता लगती है एबिटा से और एबिटा मार्जिन से, जहाँ पर कि एक्चुअल पिक्चर क्लियर हुई और एबिटा 10% डाउन होता हुआ दिखाई दिया, और जो एबिटा मार्जिन्स थे वो भी करीब 230 बेसिस पॉइंट गिरते हुए दिखाई दिए सर। 23.4 से 21.1% पर एबिटा मार्जिन्स आते हुए दिखाई दिए। सर कैसे देखें कंटेनर कॉर्प को, स्पेशली तब जबकि हमारे सर पे बजट खड़ा हुआ है जिसमें रेलवे को लेकर काफ़ी कुछ उम्मीदें रहती हैं, और कंटेनर कॉर्प रेलवे की सबसे बड़ी लीडिंग प्लेयर है। ऐसे में रिजल्ट्स पर प्ले करें, आज मार्केट तो थोड़ा डाउन कर रहा है इसको 1.5%, लेकिन क्या ये खरीदारी का मौका है या शॉर्ट कवरिंग आएगी इस काउंटर पर? सर वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से यस, कोई अपसाइड आ सकता है 20-30 रुपया या 800 रुपए तक बेस्ट के सिनेरियो में, बट आप देखो लास्ट 6 महीने से या 12 महीने से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म नहीं किया है। इवन दो व्हेन मार्केट्स वर एट ऑल टाइम हाई, इवन दो वो टाइम पे भी कॉनकोर ने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट किया नहीं इन टर्म्स ऑफ गिविंग ए गुड रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। मेरे लिए एक्चुअली ये अवॉइड काउंटर ही है। जितना भी उसके ऊपर आप नंबर्स पे एनालिसिस कर लो, पॉजिटिव व्यू आ सकता है, बट प्राइस एक्शन में मुझे कभी लगा नहीं कि ये स्टॉक ने कभी इन्वेस्टर्स को कमा के दिया हुआ है, और ऑब्वियसली आगे जाके भी मुझे लगता है कि आई एम वेरी मच न्यूट्रल इन स्टॉक। ओवरऑल अगर आज के अगर रिजल्ट पे देखते हो तो एबिटा में जो 10% लॉस है वो शायद ओपनिंग में ही एक बार छोटा सा नेगेटिव गैप डाउन ओपन किया था ऑलमोस्ट 705 710 के आसपास, उसके बाद फिर से रिकवरी दे दिया। मुझे लगता है कि वो रिकवरी वाज ऑन द बैक ऑफ better than expectation from the budget या government support to the Concor as a business model।
Best case scenario, also can be 800 can be a target. जी, अगला काउंटर सर प्रेस्टीज इस्टेट, जहां पर कि रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब देखने के लिए मिल रहे थे। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, एबिटा और मार्जिन देखेंगे तो ऐसे ख़राब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो 85% गिरा, लेकिन आप एक्चुअल तस्वीर देखें, एबिटा करीब 7% बढ़ा और मार्जिन तो करीब 500 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। सर प्रेस्टीज इस्टेट शायद रिएक्शन दिया पहला इसने, उसके बाद संभल गया काउंटर, क्योंकि स्ट्रीट को समझ आ गई कि नतीजे कैसे हैं। अभी केवल 1% ही डाउन चल रहा है। कैसे देखें सर प्रेस्टीज को? आई थिंक लास्ट 3-4 दिन में स्टॉक ने ये जो नंबर्स आज आए हैं उसको डिस्काउंट करके ऑलरेडी एक बार मोमेंटम ले चुका था। ऑलमोस्ट इफ यू सी फोर डेज बैक इट वाज ट्रेडिंग एट 1234 और टुडे इट्स ट्रेडिंग एट 1324। तो मुझे लगता है कि 100 रुपए का मोमेंटम आ चुका है एंड दैट हैज बीन एडजस्टेड टू द रिजल्ट टुडे। बट मैं सुबह उनके मैनेजमेंट को सुन रहा था यहाँ पे टीवी पे, मुझे लग रहा कि जो लास्ट 3 महीने में जो मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है विच हैज सम लिंकेज विद द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अगेन अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, अगर यहाँ से अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है तो शायद रियल एस्टेट में एक पहला रिएक्शन आता है, पीपल गो ऑन बाय लॉट ऑफ प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स एंड घर लेते हैं। मुझे लगता है कि वो जो स्लो डाउन है अभी ये प्राइस में मुझे लगता है कि कंसर्न आ रहा है। इवन मैनेजमेंट सेज कि ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी में थोड़ा कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बट लॉन्ग टर्म में जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं वहां पे बहुत विजिबिलिटी अभी भी है। प्रेस्टीज ओबरॉय कम्स इन ए वेरी प्रीमियम मोस्ट 2-3 करोड़ के ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं पर फ्लैट उसमें आ जाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा स्लो डाउन वहां पे है विच इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द प्राइस। बेस्ट केस सिनेरियो अगर मुझे 6 से 12 महीने के अगर किसी को इन्वेस्टमेंट में लेना है, कॉन्फिडेंस लेना है, तो मुझे लगता है कि 1500 से 1600 का टारगेट मान के यहाँ पे लेना चाहिए। प्रशांत सर, एक काउंटर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा सर, इसके नेट प्रॉफिट में 5.5% का जंप देखने के लिए मिला, नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 3% का, एनपीए घटे, ग्रॉस भी, नेट भी, प्रोविजनिंग भी घटी। सर काउंटर इतना क्यों घटा? सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं रीडिंग कर रहा हूँ उसमें जहाँ पे एसेट क्वालिटी भी था शायद थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। बाकी नंबर्स एवरीथिंग वाज इन लाइन विद व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेशन और ओवरऑल पॉजिटिव ही था। रिएक्शन ऑफ 4% कैन बी ऑन द बैक ऑफ एसेट क्वालिटी, अगेन दैट वुड बी मेजर कंसर्न फॉर एनी बैंक्स। मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। एंड अगेन पीएसयू सेक्टर में मुझे लगता है कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है या यूनियन बैंक है, वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी भी एसेट क्वालिटी पर बहुत क्वेश्चंस हैं, थोड़ा कंसर्न राइज हो सकते हैं। सो दैट कैन बी वन रीजन व्हाई स्टॉक इज डाउन बाय 4%। बिल्कुल, 4400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था और सर ये जो प्रॉफिट आया वो 4800 सम ऑड करोड़ आया, तो यहाँ तो एक्सपेक्टेशंस तो बीट हुई हैं पूरी तरह से। बट यस, एसेट क्वालिटी को लेकर भी सर एनपीए, ग्रॉस एनपीए भी आई थिंक इतने ख़राब तो नहीं है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं, नेट एनपीए कम हुए हैं, लेकिन काउंटर में पिटाई हुई है, तो डेफिनेटली कुछ तो एसेट क्वालिटी को लेकर ही बात हुई होगी। और जो एक्सपेक्टेशंस थी एनपीए की वो घटने की ही थी, 2.4% पर ही एक्सपेक्टेशन थी कि एनपीए आएगा, 2.43 पर आया, कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। 0.6 नेट एनपीए का था, 0.6 से भी कम आया, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पर आई मीन कुछ हो सकता है कि मैनेजमेंट कमेंट्री में प्रॉब्लम है, लेकिन काउंटर की पिटाई हुई है। सर कल्याण ज्वेलर, ये है टॉक ऑफ द टाउन सर आजकल, क्योंकि कल्याण ज्वेलर में हमने देखा कि काफ़ी तेज पिटाई हुई है पिछले कुछ सत्रों में, और नेट प्रॉफिट कंपनी का 21% बढ़ा, रेवेन्यू में 39% का जंप, एबिटा करीब 19% बढ़ा है और मार्जिन्स थोड़े से डिक्लाइन हुए, लेकिन आज काउंटर ने अच्छा रिएक्शन दिया है। सर कैसे देखें सर कल्याण ज्वेलर को? 2 रीजन। अगेन अब देखोगे लास्ट 1 महीने में जो भी रूमर्स थे मार्केट में कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, तो रूमर्स के बेस पे ही स्टॉक बहुत पिट चुका था। मेजर कंसर्न इसके इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे थे, जहां पे मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बहुत डिटेल में समझाया कि ऐसा कुछ इशू नहीं है, दे आर डूइंग एज पर द आरबीआई नॉर्म्स एंड ऑल दी गोल्ड एसोसिएशन नॉर्म्स। तो मुझे लगता है कि वो एक रिस्क लेके इन्वेस्टर्स ने पूरा माल छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि दैट वाज वन रीजन व्हाई द वैल्यूएशन गॉट सो मच अंडर स्ट्रेस और थोड़ा कंफर्टेबल पे आ चुका था। बट अगेन सेकंड, कल 2 दिन में जो गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, दैट आल्सो गिव सम काइंड ऑफ very comfortable support for gold companies, not only Kalyan but any other companies which are dealing in gold. थर्ड, अगेन मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिजल्ट्स देख के उन्होंने जो कॉन्फिडेंस लिया, डिस्पाइट मार्जिन थोड़े प्रेशर में थे, मतलब ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट एबिटा में थोड़ा प्रेशर आया था, बट अगेन ऐसे कंपनियों में 100 बेसिस पॉइंट प्लस और माइनस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आते ही है, सो दैट वाज वेरी मच डिस्काउंटेड इन द प्राइस। बट जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आई, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ने पूरा एकदम दो दबा के मुझे लगता है कि स्टॉक लेना एक्चुअली 2 दिन पहले से ही पॉजिटिव सिग्नल देना चालू कर चुका था। बट पीपल आर वेटिंग कि अगर रिजल्ट्स में
जो रियल नेगेटिविटीज अगर दिखने लगे तो देन दे विल वेट एंड वॉच फॉर बाइंग, बट रिजल्ट वाज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग, एंड देन स्टॉक रैलीड टू 10% अप टू डेट। ठीक है, आज कुछ नतीजे आ रहे हैं, उन पर भी फोकस कर लेते हैं। आज के नतीजों में इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, ये दो बैंक्स रहेंगे। सर काफ़ी टेंटेड इमेज रहती है इन दोनों बैंकों की, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक तो चला ही नहीं है। पूरी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाकर आ गई, ये अपने ऑल टाइम लोस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या लगता है सर, कुछ बाउंस बैक होगा? इनकी कुछ जो एसेट को लेकर जो कंसर्न उठे थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर क्वेश्चंस उठे थे, क्या वो ठीक हो रहे हैं? क्या लगता है कि यहाँ पर एक वैल्यू बाय के तौर पर बंधन बैंक को कंसीडर किया जा सकता है? आई डोंट थिंक वैल्यू बाय के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। अभी भी ये स्टॉक परफेक्टली मीडियम जोन पे ट्रेड कर रहा है। चार्ट सेज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द रिजल्ट। अगेन रिजल्ट्स कैन बी वेरी मच न्यूट्रल टू नेगेटिव। मुझे ज्यादा कुछ सरप्राइजेस मुझे लग नहीं रहा है वहां पे। अगर कोई भी चीज छोटे से मोटे अगर सरप्राइज आते हैं तो मुझे लगता है कि 160 कैन बी ए बेस्ट केस सिनेरियो, बट वैल्यू बाइंग तो मुझे आई डोंट थिंक बंधन बैंक हो, आरबीएल बैंक हो, ऐसा दिखना नहीं चाहिए। अगर इंडसइंड बैंक बोलते तो शायद वहां पे अगर वैल्यू बाइंग के लिए सोच सकते हैं, बिकॉज दैट इज वन बैंक अगेन विच कैन बी ए बेटर बैंक गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years। बट उसमें भी मुझे लगता है कि जो एनबीएफसी का हो या थोड़ा सा ये माइक्रो फाइनेंसिंग का हो, जो थोड़ा सा उनका स्ट्रेस इंडसइंड बैंक में है अभी भी, तो मार्केट एक्चुअली इज वेटिंग फॉर द राइट नंबर्स टू कम। Q3 नंबर्स अगर देख के देन टेक ए कॉल। मुझे लगता है कि बंधन बैंक है अपना, इंडसइंड बैंक कैन बी ए स्टॉक वन शुड लुक एट इफ देयर इज ए गुड डीप डाउनसाइड पोस्ट रिजल्ट। ठीक है। वैसे मैं बंधन बैंक के रिजल्ट्स के लिए बता दूं, आज जो रिजल्ट्स हैं उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम में तो करीब 19% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। वहीं प्रॉफिट में भी YOY बेसिस पर करीब 9% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि Q-on-Q बेसिस पर प्रॉफिट थोड़ा कम रह सकता है। 940 करोड़ के कंपैरिजन में 800 करोड़ का प्रॉफिट रह सकता है ऑन ए Q-on-Q बेसिस, बट YOY बेसिस पर करीब 730 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। अब बात आती है एनपीएस की, तो एनपीएस में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनके ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में भी बढ़ेंगे, 5% के पार पहुंच जाएंगे। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 1.4% हो जाएंगे ऑन ए Q-on-Q बेसिस। YOY बेसिस पर जरूर ग्रॉस एनपीए 7% के कंपैरिजन में घटते हुए दिखाई देंगे और नेट एनपीए भी घटते हुए दिखाई देंगे, लेकिन Q-on-Q बेसिस पर एनपीएस की गणना ज़्यादा की जाती है स्ट्रीट के द्वारा, तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस है। अगला काउंटर सर इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी सर लास्ट क्वार्टर के बाद इसकी तेज पिटाई होती हुई दिखाई दी थी हमें। इंडसइंड बैंक पे क्या आपका व्यू बन रहा है सर? अब पिटाई के बाद कुछ लगता है कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस पर ये पूरा कर पाएगा इस क्वार्टर में? I think again similar to Bandhan Bank trendy है, chart is saying lot of things. Upside can be very limited with respect to whatever the market is expecting in the Q3 earnings. मुझे उसमें थोड़ा सा ये माइक्रो फाइनेंस को जो एक्सपोजर है वहां पे थोड़ा सा कंसर्न अभी भी राइज कर रहा है। और अब देखो लास्ट 3-6 महीने में स्टॉक एक छोटा सा रेंज ऑलमोस्ट 920 और ऊपर में 1000 यही रेंज में चल रहा है, तो स्टिल स्टिल वेटिंग की समथिंग हैज टू कम गुड इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स। अभी तक वो आ नहीं रहा है, बट मेरी विजिबिलिटी भी बहुत लिमिटेड ही है उसके ऊपर। मुझे लगता है कि 1050 कैन बी बेस्ट केस सिनेरियो, उसके ऊपर कोई विजिबिलिटी लग नहीं रही है मुझे। ठीक है। IRB इंफ्रा सर, इसके मैं MOSL की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बोल रहे हैं कि 100% तक प्रॉफिट बढ़ सकता है ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस। सर क्या लग रहा है, हमारे काफ़ी सारे दर्शक सर 60 रुपये की रेंज पे फंसे हुए हैं इस काउंटर पर। इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे अगर 100% का प्रॉफिट जंप Q-on-Q बेसिस पर मिलेगा और YOY बेसिस पर भी करीब 7% का जंप एक्सपेक्टेड है, कैसे ये काउंटर रिएक्ट करेगा सर? आई थिंक अगर आप मंथ ऑन मंथ उसके नंबर्स देखते हो, बिजनेस अपडेट्स, वहां पे ऑलरेडी वो विजिबिलिटी आ चुकी थी कि ये 30-40% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू देयर टोल कलेक्शन एंड अदर कलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। मुझे लगता है कि 60-62 कैन बी ए सरप्राइज पोस्ट इज रिजल्ट्स, बट अगर एबिटा में और पैट में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी ज्यादा नहीं आना चाहिए। दैट इज ओनली कंसर्न, बिकॉज आजकल अगर वहां पे 20-30% अगर खराब निकलता है तो ऐसे काउंटर्स 10-15%, 20% भी नीचे गिर सकते हैं। तो अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 50 का, एंड देन 60-62 का एक बेस्ट केस सिनेरियो में टारगेट रहेगा जहां पे उनको एग्जिट करना चाहिए। जी सर, टैक्स रेल यहाँ पर मुझे रिपोर्ट तो कोई नहीं मिली, लेकिन चूंकि रेलवे बजट है और काउंटर करीब करीब 280 रुपये की रेंज से टूटकर अब 180-190 की रेंज पर आ चुका है। आज काउंटर थोड़ा अप है, रिजल्ट है आज इसके। आज ये रिजल्ट्स पर रिएक्ट करेगा या आपको लगता है कि ये काउंटर जो है रेलवे वाले, इनको रेलवे बजट का भी इंतजार रहेगा, रेलवे पर क्या बात गवर्नमेंट बोलती है?
उसका इंतज़ार रहेगा। हालांकि मैं इसके बेस पढ़ देता हूँ। कंपनी ने सितंबर 2024 में, यानी कि जो Q2 रिजल्ट्स थे इसके अच्छे रहे थे, 74 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया था। और मैं इसका अगर लास्ट ईयर का दिसंबर क्वार्टर देख रहा हूँ तो उसमें 30 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि अगर ये Q2 के प्रॉफिट को भी मेंटेन कर लेती है तो यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप आ जाएगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस नहीं कह सकते हम, ये केवल एक पिछला एनालिसिस कह सकते हैं कि ये ऐसा दिख हो सकता है। प्रशांत सर, अगर ये Q2 जितना ही प्रॉफिट दिखा देती है, 74 करोड़ का प्रॉफिट दिखा देती है, जब ये रीडिंग आएगी कि 30 करोड़ के कंपैरिजन में 74 करोड़ का प्रॉफिट आया इनका, तो काउंटर कैसे रिएक्ट करेगा? तो आई थिंक ऑलरेडी प्राइस में और रिएक्शन आज चालू हो चुका है। लास्ट 4 दिन से ये स्टॉक में अच्छा रिकवर कर चुके हैं। अगर आप 4 दिन का लो देखते हो तो ऑलमोस्ट 165 के आसपास था, आज ऑलरेडी 190 के आसपास आ चुका है। पोस्ट द रिजल्ट्स मुझे लगता है कि ये 200 205 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट वी नीड टू हैव ए क्लोज अबाउट 200 लेवल्स व्हिच इज ए 200 डीएमआई फॉर टेक्सटाइल मुझे लगता है। अब मुझे लगता है कि अगर उसके ऊपर क्लोज करता ही तो ही मुझे पॉजिटिविटी जाएगी। बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि अपसाइड कैन बी लिमिटेड टू 205 2010 210। जी, वेदांता सर, वेदांता में पूरी स्ट्रीट यहाँ पर इन्वेस्टेड है, काफ़ी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि इन्वेस्ट किया हुआ है वेदांता पर। सब वेदांता को कैसे देखें? आई थिंक वेदांता के लिए जो बिगेस्ट न्यूज है वो 18 फरवरी के आसपास है, जहां पर उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट कर रहे हैं विद ओके। रेस्पेक्ट टू देयर डीमर्जर स्टोरी। हमने हिस्ट्री में देखा है कि हमेशा जब डीमर्जर हो, डीलिस्टिंग हो, वो टाइम पे वेदांता बहुत ही एक्टिवली ट्रेड होता है, और वही ट्रेंड में अभी भी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इट इज हवरिंग अराउंड 200 डीएमआई व्हिच इज ऑन अ टेक्निकल चार्ट। मुझे लगता है कि वो एक लेवल को टेस्ट कर रहा है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, आज जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है 438 440 के ऊपर, मुझे लगता है कि उसके ऊपर अगर उसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो बहुत नेगेटिविटी रहेगा। बट मेजरली रिजल्ट से ज्यादा फरवरी 18 का जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग है डीमर्जर के स्टोरी के ऊपर, उसको फोकस करके स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट 460 470 का मुझे लगता है कि टारगेट आ जाना चाहिए अगले 15-20 दिनों में।